क्वेश्चन नंबर 28 तक बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 29 से डिस्कस करना है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ गया? एक सेकेंड, जस्ट वेट। जैसे हम 26 जैसे वेक्टर हमारा शुरू हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ से वेक्टर शुरू है? क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्स वाई जे हमको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। किसी का भी मॉडुलस कैसे निकाला जाता है? मॉडुलस, ठीक ना। तो मॉडुलस निकालने का तरीका होता है जैसे कि दिया है माइनस में आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। तो मॉडुलस निकालने का तरीका होता है अंडर रूट में जो आई कैप का कोएफिशिएंट है दैट इज -1 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में जो j कैप है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में जो k कैप है का कोएफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो दैट इज 1 प्लस में 4 प्लस में 9, तो ये आ जाएगा 13 प्लस में 1 14। सो रूट 14 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही बारे में उठाया। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली इतना देन ए बी वेक्टर। अब देखिए बेसिकली ए बी वेक्टर जो होता है इसको लिखा जाता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होता है इसका पोजीशन वेक्टर। जैसे कल को आपको जैसे यहाँ पे सवाल में ही दिया है कि ए वेक्टर जो है वो है 1, 2, 3 और बी वेक्टर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 19, बी वेक्टर है आपका -3, -4, 0। तो आपको पता करना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यदि आप बी वेक्टर को देखिएगा तो बी वेक्टर है -3, वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं तो -3, -4, 0, माइनस में ए वेक्टर क्या है 1, 2, 3। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ड्राई इसको। वन, 2, 3। अब होता क्या है इस वाले आई कैप वाले कोएफिशिएंट से आई कैप वाला सब्ट्रैक्ट होता है, जे कैप वाले से जे कैप और के कैप वाले से के कैप। तो ये हो जाएगा -3 -1 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। और -4 -2 कितना हो जाएगा -6 और 0 और -3 कितना हो जाएगा -3। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? अगर आप इसको खोलिएगा तो -4 के साथ लगेगा आई कैप, -6 के साथ जे कैप और -3 के साथ के कैप। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो किसी का भी पोजीशन वेक्टर ए बी वेक्टर है तो लास्ट वाला वेक्टर बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, क्योंकि ये बी वेक्टर जो ए वेक्टर होता है ये बेसिकली ओरिजिन से लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली इसमें है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस में 5j कैप प्लस में 3k कैप, ठीक है। अब आपसे बेसिकली डॉट प्रोडक्ट पूछा, तो डॉट प्रोडक्ट तो काफी आसान होता है। ए डॉट बी कैसे करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप का कोएफिशिएंट आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्यों? क्योंकि आई कैप और आई कैप का डॉट कितना हो जाता है 1। आई कैप और आई कैप का डॉट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता है 1 और जे स्क्वायर कितना होता है आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू के कैप का स्क्वायर, ये कितना होता है 1 होता है। तो बेसिकली मल्टीप्लाई तो 3i कैप और 4i कैप की होती है, लेकिन 3 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा 12 और आई कैप की गुणा कितनी हो जाएगी 1। इसलिए बेसिकली हम चालाकी क्या करते हैं कि आई कैप के कोएफिशिएंट के और आई कैप के कोएफिशिएंट की गुणा करते हैं, फिर जे कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप के कोएफिशिएंट की गुणा करते हैं और के कैप का के कैप के साथ। किस प्रोडक्ट में? डॉट प्रोडक्ट में। तो यदि आप 3 की 4 से गुणा कीजिएगा तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, प्लस में 2 की 5 से कीजिएगा तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, और यदि 1 का 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 15 और 15 10 कितना आ जाएगा 5। आने वाली जो वैल्यू है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आया तो नहीं लेकिन इसी टाइम लगे हाथ मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट बताऊं तो ए क्रॉस बी कितना होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आई कैप का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 3, जे कैप का 2 और के कैप का 1, ठीक है। और बी वेक्टर की बात करें तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 4, जे कैप का है -5 और के कैप का है 3। ये हमारा क्या निकला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। आने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो आई जे के कैप के साथ होगा। इट मीन्स कि ए क्रॉस बी क्या होगा आपका? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके,
सो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी देता है? वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका है और डॉट प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। ए डॉट बी जीरो होगा, ए क्रॉस बी जीरो होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी तो जीरो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये जीरो तब होगा जब दोनों नल वेक्टर होंगे। नल वेक्टर क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जीरो, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस जीरो, वैसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब देखिए यदि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब हमको पता है कि ए डॉट बी होता है मॉड बी, और डॉट के टाइम पे क्या खुलता है? मैंने सिखाया था क्रॉस के टाइम पे कॉस नहीं खुलता। तो कॉस कब खुलेगा? डॉट के टाइम पे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी कितना होता है? मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। और इसके साथ बेसिकली एक एन कैप भी आता है, लेकिन इसका यहाँ पे रोल है नहीं। ये थीटा जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसमें? थीटा 90 डिग्री कॉस में या साइन में? किसमें 90 रखेंगे तो जीरो आएगा। तो जाहिर सी बात है कॉस में 90 डिग्री रखने पे कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो, तो पूरी पार्टी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब ए डॉट बी कितना हो जाएगा? जीरो। और वैसे भी हम सीखे हुए हैं लोग कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। और दो वेक्टर पैरेलल हुए तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि पैरेलल के टाइम पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। और साइन जीरो जीरो होता है। इसलिए जब अगर दो वेक्टर, जैसे कि यहां पे मैं बता दूं कि यदि नोट बना के लिख लीजिएगा कि यदि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर कल को दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। ये रटने वाली बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है। आपको बस समझना है कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। और हमको पता है कि साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर परपेंडिकुलर हुए तो 90 डिग्री, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं नोट बना के। चलिए आगे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए, ठीक है। थोड़ा सा बस मैं इरेज कर दूं इसको। 23 बेसिकली कुछ नहीं है, फिर से वही है, ए क्रॉस ए। अभी मैंने सिखाया ए क्रॉस ए। जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। अब कोई भी वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होगा? जीरो। कोई भी वेक्टर का अपने ही साथ एंगल कितना होगा? जीरो। मतलब अगर कभी भी एंगल के बीच में जीरो हो तो हमको याद है क्रॉस के टाइम में क्या खुलता है? साइन। और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा? मॉड ए और साइन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो ए क्रॉस ए कितना हो गया? जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता मिलेगा कभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 23। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, आई क्रॉस जे, ठीक है। तो आज ही के दिन मैंने शायद बात की थी कि ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे खेल कुछ इस प्रकार से चलता है कि ये एरो होता है। मतलब आई क्रॉस जे है तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आंसर हमेशा जो बच गया वो होगा। जैसे आई जे के अलावा बच कौन गया? के कैप। अब जब हम चले तो आप बस इतना नोटिस कीजिएगा कि हम सीधा चले कि उल्टा चले। मतलब आई जे, क्या हम तीर के डायरेक्शन में ही चले तो पॉजिटिव, लेकिन अगर कल को तीर के उल्टा डायरेक्शन में चलते तो नेगेटिव। जैसे कि अब हमारा के कैप आंसर तो हो गया, के कैप ऑप्शन में है, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कीजिए। लेकिन इधर देखिए, जैसे अगर हम बात करें आई कैप क्रॉस में के कैप, तो आई के अलावा बस तो जे कैप गया। लेकिन क्या आई क्रॉस के हम उल्टा चले, तीर ऐसे चल रहा है, आई क्रॉस के लिए क्या हम उल्टा चले तो इसलिए सामने माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यदि हम तीर के तरफ ही चलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन तीर से अगर उल्टा चलते हैं तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। जैसे कि एक और हम बोले यहाँ पे जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई कैप। क्या तीर के डायरेक्शन में चले? जे क्रॉस के क्या तीर के डायरेक्शन में चले, इसलिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करें जैसे एक और जे क्रॉस आई, तो क्या जे क्रॉस आई आंसर तो के कैप होगा। लेकिन क्या देखिए जे क्रॉस आई हम ऐसे चले उल्टा चले तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट दो डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट को लेके। लेकिन अगर हम बात करें दो डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट की, जैसे आई डॉट जे, तो मैंने सीखा दो डिफरेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? क्या आई कैप जे कैप के कैप परपेंडिकुलर होते हैं? ये होता है आई कैप, सॉरी ये होता है जे कैप, ये होता है आई कैप और ये होता है के कैप। ये क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस। तो ये आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको पता है डॉट के टाइम में कौन खुलता है?
डॉट के टाइम पे कौन खुलता है, साइन या कॉस। क्रॉस के टाइम पे कॉस नहीं खुलता, तो कॉस कब खुलता है, डॉट के टाइम में, मतलब इस टाइम खुलता है कॉस थीटा। और कॉस 90 होते ही कॉस 90 क्या कर लेगा अपने आप को, जीरो, और पूरी पार्टी को क्या कर देगा, साफ। इसीलिए हम सिखाते हैं कि दो अलग अलग लोगों का डॉट प्रोडक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितना होता है, जीरो। जैसे आई डॉट जे जीरो, ठीक है। अगर कल को आपसे किसी ने पूछ दिया आई डॉट के कितना हो जाएगा, वो भी जीरो। किसी ने पूछ दिया जे डॉट के कितना होगा, तो आप बोलेगा उसको कि वो भी जीरो ही होगा, ठीक है। चलिए, और खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये खुलेगा तो होगा मॉड आई कैप, और कौन सा एंगल खुलेगा डॉट के टाइम में, कॉस। दो खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना आता है, 1, और इन दोनों का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1। इसीलिए हम सिखाएं अभी थोड़ा देर पहले कि आई कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू जे कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू के कैप का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। अभी देखिए आए क्या, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, आंसर कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर बी। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस पूछा है आपसे, कल को वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी बोल दे। तो मैंने बताया है कि यदि आप एक्स एक्सिस पे हैं तो सिर्फ एक्स वाला कोऑर्डिनेट ही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सभी लोग क्या होंगे, 0। जैसे ये एक्स एक्सिस होता है, ये कौन एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये कौन एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। यदि कल को आप एक्स एक्सिस पे बैठे हो तो एक्स एक्सिस के टाइम पे सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट ही होते हैं, बाकी सभी 0 होते हैं। वाई एक्सिस पे हो तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी सब क्या होगा, 0। और अगर कल को जेड एक्सिस पे हो तो बाकी सब 0, सिर्फ जेड एक्सिस ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस, और ये 1 के फॉर्म में दिया है, मतलब कौन वाला आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही है। ए वाला किसके लिए हो जाएगा, ये तो ओरिजिन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0,0 क्या हो जाएगा, ये किसके, डीसी हो जाएंगे, ओरिजिन के, ठीक है। बी ऑप्शन में देखो क्या सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, अरे देखो क्या सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, और अगर कल को सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये किसके डीसी हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के, ठीक है। सी में देखो क्या 0, 1, 0 है, क्या इसमें सिर्फ y है तो ये किसके डीसी हो जाएंगे, y एक्सिस के, ठीक है। डी पे आते हैं, क्या इसमें है 0, 0, 1, क्या इसमें सिर्फ z एक्सिस है तो ये किसके हो जाएंगे, डीसी z एक्सिस के, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 27 करा है, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हम डायरेक्ट सिखाए थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1। आपका 27। अब देखिए बेसिकली आता कहां से, अगर एक बार मैं आपको दिखाऊं तो आप किसी भी आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप। मैं आपको डीआर और डीसी एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ये एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। किसी भी वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी बेसिकली एक्स वाई जेड क्या होते हैं ना, ये एक्स मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ this r vector on x axis, projection of r vector on y axis and projection of r vector on z axis, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन होते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक। ये कोई r वेक्टर है जिसकी दूरी ओरिजिन से है मॉड r, ठीक है। इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, मॉड r, जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस के साथ बना रही है बीटा, और z एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा, ठीक है। तो अगर ये मॉड r है और ये एंगल अल्फा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, मॉड r cos अल्फा, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, मॉड r cos बीटा, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये बीटा है, ये इस पे आया तो मॉड r, इस ये कितना हो जाएगा, मॉड r cos बीटा, और ये कितना हो जाएगा, मॉड r cos गामा, ठीक है। ये बात हम लिख सकते हैं, मॉड r cos अल्फा, मॉड r cos बीटा। तो जो भी एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप है, हम इसको हटा के ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स आई कैप है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन मतलब होता है परछाई, मतलब आर वेक्टर की एक्स एक्सिस पे परछाई कितनी है, एक्स आई कैप।
y एक्सिस पे कितनी है y j कैप, k कैप में कितनी, सॉरी z एक्सिस पे कितनी है z k कैप। तो उसी को अगर हम एंगल के टर्म में लिखे तो डेट इज मॉडर कॉस अल्फा, मॉडर कॉस बीटा और मॉडर कॉस गामा। तो हम इसको r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉडर कॉस अल्फा, प्लस में y j कैप को क्या लिख सकते हैं, मॉडर कॉस बीटा, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडर कॉस गामा। अगर ये बातें लिख सकते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ से मॉडर कॉमन लिया, जाहिर सी बात है यहाँ से मॉडर कॉमन निकलेगा और यहाँ पे मॉडर आ जाएगा। तो इधर से क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा। ठीक है, अब यदि हम इसको देखें तो ये और ये आई कैप जे कैप भी यहाँ पे हम लगा देंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ताकि हमको पता चले कि एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। अब हमको पता है कि ये पूरी क्वांटिटी यूनिट वेक्टर होती है। ठीक है, सॉरी यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर होती है। तो ये इसको लिखा जा सकता है आर कैप। ठीक है, तो ये लिखा है आर कैप इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा। ठीक है, कोई भी कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब जिस दिन आप इसका मॉडुलस लेंगे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मतलब कि यदि हमने अगर कल को हमने मॉडर का कैप का मॉडुलस लिया तो यहाँ पे ये भी मॉडुलस आएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप प्लस में कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। हमने सिखाया था अभी भी पहले के लेक्चर, पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कि कोई किसी भी मॉडुलस का, अगर किसी भी वेक्टर का हमको मॉडुलस लेना है तो उनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना होता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा। अगर इसका रूट इसके बराबर तो ये भी इसके 1 के बराबर। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो अल्फा बीटा गामा होता है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। ये जो आर कैप के सामने लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर कल को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और आपको वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यदि आपने उसका कैप में कन्वर्ट कर दिया तो कैप वाला के सामने जो होगा उसमें आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो ये जो वेक्टर है आर वेक्टर, इसके आगे भी तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, आई कैप और जे कैप और के कैप के आगे। तो ये एक्स वाई जेड क्या होंगे, इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो dr। ठीक है, पूरा वेक्टर जो पढ़ाया था तो पूरे डिटेल में बताया था, लेकिन अगर शॉर्टकट में रिवाइज करा रहा हूं कि यदि कोई वेक्टर होगा तो उसके कोफिशिएंट जो होंगे वो कहलाएंगे dr। लेकिन जब आप उस वेक्टर को कैप में बदलिएगा, किसी भी वेक्टर को कैप में कैसे बदलते हैं, उसके मॉडुलस से डिवाइड करके। तो जिस दिन आप उसके मॉडुलस को डिवाइड कीजिएगा तो उसके सामने जो आई कैप और जे कैप के कैप का कोफिशिएंट आएगा वो कहलाएगा dc। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस अल्फा को हम L से भी इंडिकेट करते हैं, कॉस बीटा को n से और कॉस गामा को n से। तो यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो हमारा ये दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 तो कुछ नहीं है, बस आपको डिस्टेंस बोला है तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरू से निकाली जा रही है। ठीक है, तो इसको बेसिकली मिटा दिया जाए। फोर कॉमा 3 कॉमा 7 1 कॉमा -1 कॉमा -5। ठीक है, ये है मान जाइए, और इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स कोऑर्डिनेट का घटाव का होल स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के घटाव का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये घटाव ना होकर जुड़ जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस में जेड कोऑर्डिनेट के घटाव का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस में माइनस है तो +5 का होल स्क्वायर। बस अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 - 1 मेरे हिसाब से तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और 7 5 कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 9 16 और 144 कितना हो जाएगा 169। तो ये किसका हो जाएगा 13। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 13 सी।
ठीक है। तो बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट क्या सीखना था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच के यदि हमको डिस्टेंस निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का घटाव का होल स्क्वायर प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के घटाव का होल स्क्वायर प्लस में जेड कोऑर्डिनेट के घटाव का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम क्या किए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। देखिए अगला पूछ दिया है डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स, ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। डायरेक्शन ही डायरेक्शन कोसाइन होता है, क्यों, क्योंकि कैप ही तो डायरेक्शन बताता है। आई कैप क्या बता रहा है कि जो 3 आई कैप क्या बता रहा है, 3 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, जितने भी कैप वाले लोग होते हैं ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन। तो यदि सामने वाला आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है मतलब वो आपसे डायरेक्शन कोसाइन जानना चाह रहा है। तो यदि दो पॉइंट दे दिया 4, 3, 7, 1, -1, -5 और आपसे क्या पूछा है, डीसी। आपसे क्या पूछा है, डीसी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो आपसे ए बी वेक्टर का बेसिकली डीसी पूछा होगा। तो यदि वो ए बी वेक्टर का डीसी पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर दुनिया में लाना होगा। और ए बी वेक्टर क्या होता है, अभी हम सीखे, ए बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यदि आप बी वेक्टर से पूछेगा तो वो होगा 1, -1, -5 और ए वेक्टर क्या है 4, 3, 7। घटाइए दोनों को, यदि हमने दोनों को घटाया तो 1 - 4 कितना होगा, -3, -1 -3 कितना होगा, -4 और -5 -7 कितना होगा, -12, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर हो गया इतना। अब अगर इसका डीआर पूछता डायरेक्शन रेशियो तो मैंने क्या बोला, वेक्टर के जो सामने वाला होगा वही होगा डीआर, क्योंकि अगर आप इसको खोलिएगा ए बी वेक्टर को तो क्या लिखा है, -3 आई कैप, -4 जे कैप, -12 के कैप। तो मैंने अभी सिखाया वेक्टर के जो सामने वाला होगा उसमें जो आई जे के कैप के कोफिशिएंट होंगे दिस इज नोन एज डीआर। तो इसके डीआर क्या हो गया, -3, -4 और -12। डीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए बी कैप कब होगा, जब आप इसके मॉडुलस से डिवाइड कीजिएगा। तो ए बी वेक्टर का मॉडुलस कितना है, क्या -3 अंडर रूट में मॉडुलस निकालने के लिए सबका होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, माइनस में सॉरी आई कैप 4 अपॉन में अंडर रूट में यही, ये कितना हो जाएगा 9, 16 और 144 अभी हम निकाल के आए 13, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 13, ठीक है। जे कैप माइनस में 12 अपॉन में 13 के कैप, ठीक है। तो जब वेक्टर अपने कैप में कन्वर्ट हो जाए उस टाइम जो आई कैप, जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट होता है दैट इज नोन एज डीसी। तो आपके डीसी क्या हो गया, ये और ये, ठीक है। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा जो भी ऑप्शन हो, ठीक है। इसमें शायद ऑप्शन नहीं दिया होगा, शायद ऑप्शन मिसप्रिंट होगा इसमें, ठीक है। आंसर तो बस आपका यही होना चाहिए क्योंकि डीसी आपसे पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अभी बोला है दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो कहानियां कैसे होगी। देखिए अब दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो आपको बेसिकली कभी भी दो वेक्टर के बीच में या दो लाइन के बीच में एंगल निकालने आना चाहिए। वो कैसे करते हैं, देखिए अगर मान जाइए जैसे इस टाइम बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है LMN, ये DR है क्या, तो बेसिकली डी आप दिया बेसिकली आपको डायरेक्शन रेशियो, लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए क्योंकि अभी हम पढ़े एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होता है और आंसर भी तभी आता है जब डायरेक्शन कोसाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी एक लाइन है मान लीजिए L1, इसके डायरेक्शन कोसाइन है ये कॉमा है बेसिकली, और कोई L2 है इसके डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1 और N1, ठीक है। ये आपकी बार 1 है और पिछली बार कॉमा था तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये L1 और L2 है, ये दोनों के डीसी हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर कल को DR अवेलेबल होता है DR, तो हमको पता है एंगल कैसे निकलता है। मान लीजिए जैसे दो लाइनों के DR हैं ABC और PQR, ठीक है। तो यदि DR दे दे तो फिर एंगल कैसे निकलता है, एंगल निकलता है cos थीटा इज इक्वल टू AP प्लस में BQ प्लस में CR और नीचे अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कब? जब डी आर दिया हो, ठीक है, किसी एक लाइन है, कोई एक लाइन और कोई ये दूसरा लाइन है, दोनों को डी आर दिए हो तो कॉस थीटा। ये एपी क्या है बेसिकली? पी माइनस ए। अरे एपी वेक्टर कैसे निकालते हैं? सभी वेक्टर हैं तो एपी वेक्टर कैसे निकालेंगे? पी माइनस ए, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट को हटा के। बी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्यू माइनस बी। और सी आर वेक्टर कैसे निकालेंगे? आर माइनस सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए L1, इसी में बात कर देता हूं, 3 4 5 दिए, ठीक है। L2 के डी आर दिए 6 7 8, तो आप कॉस थीटा कैसे निकालिएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का घटाओ, देखिए एपी वेक्टर मतलब इन दोनों का घटाओ, हम तो सवाल से सीखेंगे। 3 माइनस 6 कितना होगा? -3, प्लस में 4 माइनस 7 कितना होगा? -3, और 5 माइनस 8 कितना होगा? -3, और नीचे अंडर रूट में 3 का, ठीक है। एपी वेक्टर पी माइनस है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे +3 होना चाहिए। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3, प्लस में 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3, प्लस में 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3, और नीचे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ये बेसिकली आता है कहाँ से है? ये बेसिकली आता है वहीं से कि ए डॉट बी, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही होगा ना। अगर ये होगा तो ये ऊपर लिखा है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर किस चीज की गुणा करते हैं आप? डीसी की डी आर की। ये ऊपर जो ए डॉट बी है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर किस चीज की गुणा करते हैं? डीसी की डी आर की। डी आर की किस चीज की गुणा करते हैं? डी आर की। तो आज के दिन भी दोनों का डी आर की गुणा तो किया है हम, और दोनों के डी आर की गुणा करके हम क्या किए? जोड़ा है। तो बेसिकली इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए कल को आपको डीसी नहीं देता, कल को आपको क्या देता? डीसी ही देता, तो फर्क क्या होता? मतलब ये वाला टर्म तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना। अगर हम बोल दें कि डीसी LMN और यहाँ पे L1 M1, तो ये L क्या है बेसिकली? ये L है आपका DR अपॉन में अंडर रूट में स्क्वायर वाला। तो ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी तो ऑलरेडी दे दी है ना, यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हमको क्या करना है? बस cos थीटा निकालने के लिए क्या कर देना है आपकी बार? दोनों की गुणा, मतलब L इंटू L1 प्लस में M इंटू M1 प्लस में N इंटू N1, क्योंकि रूट वाला टर्म तो ऑलरेडी दे दिया है, DR बोल रहा है तो, ठीक है, सॉरी DC बोल रहा है तो, ठीक। अब cos थीटा कितना हो गया? LL1 प्लस में MM1 प्लस में NN1, ठीक है। अगर इतना हो गया तो वो क्या बोल रहा है? एंगल कैसे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के टाइम पे क्या हो जाएगा? cos 90 इज इक्वल टू LL1 प्लस में MM1 प्लस में NN1, ठीक है। और cos 90 कितना होता है? 0। तो LL1 प्लस में MM1 प्लस में NN1 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, ठीक है। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो हमने सीखा क्या कि यदि कल को आपको डीआर दे दे, किसी भी दो लाइन की डीआर दे दे, तो कॉस थीटा निकालने का ये बेसिकली कहानी होता है। और कभी भी आपको डी सी दे दे, यहाँ पे डी सी इज अवेलेबल, तो कॉस थीटा निकालने के लिए ये कहानी होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। इतना ये तो कार्टेशियन फॉर्म है आपका, वो आना ही चाहिए। एक सेकंड इसको इरेज हो। डायरेक्शन रेशियो। अब किसी भी वेक्टर को जब आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं ना, तो कार्टेशियन फॉर्म में जब वेक्टर पढ़ाया था तो पूरा प्रूफ तो कराया ही था, बट चूंकि डिस्कशन है तो डिस्कशन में हम रिवीजन कर रहे हैं, उस समय मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब डायरेक्ट कैसे? बेसिकली लाइन पासिंग थ्रू दिया है, लाइन पासिंग थ्रू दिया है 2, -1, -3, मतलब ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इससे पास कर रहा है। डीआर इस लाइन का क्या दिया है? 3, -1, 2, ठीक। तो हमने सीखा था कि हम करते हैं x माइनस x1 अपॉन में x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये x y z क्या होते हैं? x y z तो होते हैं वेरिएबल,
ठीक है। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? वेरिएबल। x1 y1 z1 ये क्या होते हैं? dr। abc क्या, सॉरी x1 y1 z1 क्या होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। क्या होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। और abc क्या होते हैं? dr। मतलब समझ में क्या आता है ना, कभी भी किसी भी वेक्टर को यदि उसके कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो डायलॉग याद रखना, ऊपर फिक्स्ड पॉइंट को घटाते हैं और नीचे डिवाइड मारते हैं उनके dr की। मतलब यहां पे देखोगे तो x माइनस x1 क्या होगा? 2 अपॉन में उसका dr कौन है? 3 इज इक्वल टू y माइनस में y1 बोलो -1 अपॉन में b बोलो -1 इज इक्वल टू z माइनस में z1 बोलो कितना हो जाएगा? -3 क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट को घटाना है ऊपर, अपॉन में उसका dr क्या हो जाएगा? c2। ठीक है, तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये हो गया x माइनस 2 अपॉन में 3, ये हो गया y प्लस वन और अभी भी माइनस ही है इज इक्वल टू ये कितना हो गया? z प्लस 3 अपॉन में 2। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी मैच किया क्या? यहाँ पे z -3, सॉरी बेसिकली मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे दिया, ये -3 नहीं 3 ही है, तब यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे z -3 होगा। ठीक, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है? ऊपर फिक्स्ड पॉइंट को घटाते हैं और नीचे उसके dr को डिवाइड करते हैं। अब ये आया कहां से? ये पूरा क्लास के टाइम में मैंने डिराइव कराया था। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये नीचे LMN और इसके नीचे 2 3 6 ये क्या होंगे? dr होंगे। बोल रहा है पैरेलल टू ईच अदर। अब कभी भी दो लाइन यदि पैरेलल होंगे तो उनके dr क्या होंगे? बराबर होंगे। कोई भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, जैसे कि हम कैसे पहचानेंगे कोई भी दो लाइन पैरेलल है या नॉट पैरेलल? जैसे कि एक वेक्टर, एक लाइन दे दिया r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और एक और कोई वेक्टर दे दिया मान लीजिए x वेक्टर, r वेक्टर नहीं p वेक्टर दे देते हैं, p वेक्टर। उसकी इक्वेशन दे दी हमने c वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों के dr क्या है? सेम है। तो जब भी दो लाइनों के dr सेम हो जाएं, व्हेन dr सेम, तो जो दोनों लाइन होते हैं वे कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। तो आज के दिन इसके dr क्या है? LMN और इसके dr क्या है? 2 × 3 × 6, तो दोनों बराबर होंगे। मतलब LMN किसके बराबर होगा? 2 3 6 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन नंबर कौन खुल जाएगा? डी। ठीक है ना, अगर दो लाइन पैरेलल तो उनके dr बराबर। तो इसके dr क्या है पहले क्वेश्चन के? LMN, तो इनका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके? 2 × 3 × 6 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें दिया लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द प्लेन। ये बेसिकली प्लेन का क्वेश्चन है। पॉइंट की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी प्लेन की इक्वेशन दे दे, अब हमको कैसे पता चलेगा प्लेन की इक्वेशन है? तो बेसिकली उसमें x y z सब होते हैं। प्लेन की इक्वेशन दी है 2x प्लस में y माइनस में 2z प्लस में 1 इक्वल टू 0, और इस प्लेन से 0, -1, 3 की दूरी पूछी है। तो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप x y z को इसमें रख दीजिए, मतलब पॉइंट को रख दीजिए। तो x की जगह रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 0, प्लस में y की जगह रखिए तो क्या हो जाएगा? -1, माइनस में 2, z की जगह रखिए तो कितना हो जाएगा? 3, प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट में सभी के कोफिशिएंट का a स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि किसी भी पॉइंट की एक लाइन, जैसे लाइन है ax प्लस में by प्लस में z इज इक्वल टू 0, और कोई भी एक पॉइंट है मान जाइए x, y नहीं x, y नहीं h, k, तो इस h, k से परपेंडिकुलर दूरी कितनी होती है? d इज इक्वल टू ah प्लस में bk प्लस में z अपॉन में अंडर रूट में, ये z नहीं बेसिकली c लिखा था क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाती है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन में होती है जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो प्लेन में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस पॉइंट को, इस लाइन प्लेन को खिला दो, इस पॉइंट को इस प्लेन को खिला दो। देखो x की जगह 0 रखें, y की जगह -1, और नीचे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था? सिर्फ xy था, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये c कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन है? x है, y है, z है। तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -1, और यहाँ से कितना हो जाएगा? -6 प्लस में 1
अपॉन में अंडर रूट में 4 प्लस में 1 प्लस में 4, तो ये 1 से 1 तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा -6 अपॉन में -6 अपॉन में, ये माइनस आ जा रहा है क्या बेसिकली, -6 अपॉन में अंडर रूट में 17, अंडर रूट में 17, यहाँ पे ये ऊपर 6 और सॉरी यहाँ पे हो गया आपका ये 4 मैंने 16 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये 9 हो गया। ये बेसिकली मॉडुलस होता है, डिस्टेंस निकालने टाइप में मॉड ले लेते हैं क्योंकि दूरियां हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो ये 3 हो गया और 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2, तो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आंसर नंबर कौन सा खुल गया यहाँ पे, डी। तो हमको क्या पता डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्लेन में पॉइंट को रख देंगे, प्लेन में पॉइंट को रख देंगे और अंडर रूट में प्लेन के जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर, बिल्कुल डिटो स्ट्रेट लाइन से सेम है। जैसा हम स्ट्रेट लाइन में करते हैं, किसी भी एक पॉइंट की किसी भी लाइन से दूरी कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को लाइन में रख देते हैं अपॉन में अंडर रूट में लाइन के एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम लोग छोड़े हुए हैं लोग। मैट्रिक्स, अब देखिए बोल रहा है मैट्रिक्स है नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। ये देखिए अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से इसमें सवाल दिया है, तो इस बार 2021 में जैसा कि मैं बोल भी चुका हूं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर हम साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन भी ले लें और वेक्टर 3D भी, तो ये 5 चैप्टर तो सुपर इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन भी है 3, 5, 2 के। बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, मतलब इसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है एडजॉइंट, उसका एडजॉइंट अपॉन में उसका मॉडुलस, ठीक है ना। मॉडुलस बोले तो डिटर्मिनेंट, मॉडुलस बोले तो डिटर्मिनेंट, मतलब किसी का भी एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। अब सोचिए कल को अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर कल को इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये कुछ भी अपॉन में 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऊपर कुछ भी आ रहा है और नीचे 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ए इनवर्स तो इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ए इनवर्स कल को तभी जिंदा बचेगा, ध्यान से सुनना, ए इनवर्स कल को तभी जिंदा बचेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर ना हो। मतलब हम लिख सकते हैं मॉड ए यदि कल को 0 के बराबर ना हो तभी हमारा ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बट सामने वाले को तो चाहिए कि उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। तो इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3k माइनस में 10, ठीक है। तो 3k माइनस में 10, 3k माइनस में 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 10/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 37 डिटर्मिनेंट बच्चे को खोलने आता है। क्वेश्चन नंबर 38 तो डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ सॉल्व कर दूँ, कहाँ क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच गए हम, बेसिकली 40 तक ही हमारा दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव आज हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और कल इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बात करें तो tan इनवर्स 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होगा tan इनवर्स x प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। और हर किसी को पता है, नहीं पता तो जान लो, tan इनवर्स a प्लस बी कितना होगा, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b अपॉन में 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2x है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे x प्लस एक्स है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 2x, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, सॉरी 2 tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला ही होता है। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, वो आपको याद रखना है। तो ITF के तो जितने भी फॉर्मूले हैं, ITF के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको बेसिकली याद रखने हैं। ये बात मैंने शुरू से ही बोलते आया हूँ कि ITF के सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। तो tan इनवर्स में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे बता दिए 2 tan इनवर्स x। चलिए अगला है इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन तो हमारे हाथों पे एकदम रटा हुआ है,
-1/(1+x²) का सबको पता है क्या होता है, cos इनवर्स x, ठीक है, सॉरी कॉट इनवर्स x कितना होगा, कॉट इनवर्स x, और प्लस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कितना हो जाएगा वो k। अगर ये अंडर रूट होता तब होता cos इनवर्स x, ठीक है ना, ध्यान रहे। अगर कल को होता dx अपॉन में अंडर रूट में 1+x², तो इसका होता है साइन इनवर्स x। आज ही के दिन बात किया, और इंडेफिनिट में हमेशा लास्ट में क्या लगा देते हैं, माइनस में dx अपॉन में अंडर रूट में 1+x² होता तो होता cos इनवर्स x। इंटीग्रेशन में dx अपॉन में 1+x² होता, आंसर होता tan इनवर्स x, ठीक है। लेकिन अगर कल को इसी में माइनस लग जाता और 1+x² जो कि आज के दिन दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, और इंडेफिनिट है तो प्लस में k लगा लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 40 नंबर, dx अपॉन में x² + a²। अब देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई भी फर्क नहीं है, बस a की जगह कौन बैठा है, 1, तो इसका इंटीग्रेशन हम सीखे ही हैं, tan इनवर्स x/a इंटू में 1/में a। चलिए, तो इसका आंसर कौन हो गया, a। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया आज मैथ्स में। ऐसे ही हम, ये 2016 का बेसिकली हमारा पेपर था, 2016 का मैथ्स का, तो मैथ्स से बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से उतने ऑब्जेक्टिव मिले नहीं है, लेकिन इस बार 2021 में मोस्टली क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर थ्योरी से मिलेंगे। तो इसको, इन चैप्टर्स को आप रिवाइज करते रहें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।